तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विक्रांत दीक्षित। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड, जो कि है द इंडिया बाईपोलरिटी। और जो चैप्टर फर्स्ट है द कोल्ड वार एरा, वो दोस्तों आपके सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है, लेकिन उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर रिलेट करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा। तो आप एक बार पढ़ दीजिएगा, वैसे मैं बीच बीच में बता दूंगा क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 15 मिनट की पूरी सीरीज़ लाई है। हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब 15 से 16 मिनट में, 15 to 60 मिनट में सबको क्लियर कर देंगे, हर चैप्टर को आपको आपके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द इंडिया बाईपोलरिटी। तो फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर पहले देखते हैं। तो यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद 1922 में हुआ था। एंड रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? वो हुआ था 1917 में। तो इन डेट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, बहुत बच्चे फंस जाते हैं, तो सब इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन, तो ये जो रिवॉल्यूशन था ये इंस्पायर्ड था आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म, द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे तीन वर्ड्स ऐसे हैं, 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं: सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म आप सिंपली सोशलिज्म की डिफिनीशन मैं बता दे रहा हूँ, पहले ये चीज़ जान लीजिए जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेट करता है। तो सोशलिज्म यूएसएसआर अडॉप्ट करता है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी यूएसए अडॉप्ट करता है। ठीक, और इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होता है? कम्युनिज्म प्लस सोशलिज्म इक्वल टू इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो चलते हैं आगे। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है देख लेते हैं। तो कम्युनिज्म क्या होता है? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो या किसी कम्युनिटी के हाथ में, उसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक, एंड सोशलिज्म क्या होता है? तो ऐसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के हाथ में हो, मीन्स स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हो। तो ये दोनों डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का आता है, तो आप अगर आपसे पूछा गया है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो आप ये सब पूरा लिख दीजिएगा, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो 2-3 ही नंबर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हमारे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई अक्सर पूछता है अपने पेपर में पॉलिटिकल के, वो है व्हाट इज यूएसएसआर और व्हाट इज सोवियत यूनियन। तो सबका जितने भी सब क्वेश्चन है, इन सब का आंसर एक ही होगा कि यूएसएसआर एक ग्रुप है 15 कंट्रीज़ का, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स पे फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक, उनके प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं। तो 15 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आपको गिवन है, और इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। तो आप बता लेंगे अगर आप एक बार जानते रहोगे तो। बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लिखा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। एक है लुथेनिया, पहली कंट्री ऐसी थी जो यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। एक ये जानते रहिए कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का थ्योरी कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जानते रहिए आप। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसीलिए मैं भी इसको अपने वर्ड्स में लिखा हूँ, ताकि स्टोरी टाइप बना सकें, स्टोरी में आपको समझा सकें और आपको अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि इतना ज़्यादा चैप्टर है इसमें, तो आप रट नहीं पाओगे। तो अगर आप हर चैप्टर को स्टोरी फॉर्म में लिखे रहोगे पहले तो बहुत आसानी होगी आपको। चलते हैं आगे, फीचर्स देखते हैं यूएसएसआर के। तो बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था यूएसएसआर ने, अटेम्प्ट लिया था। तो क्या लिया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनको अबॉलिश कर दिया था, उनको बंद कर दिया था। इगैलिटेरियन सोसाइटी की मांग की गई थी, एक ऐसी सोसाइटी जो फ्रीडम या इक्वलिटी बोल सकते हैं, फ्रीडम नहीं सॉरी, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स पे, मतलब समानता के आधार पे बनी हुई है ऐसी सोसाइटी। सुपरमेसी ऑफ स्टेट की प्राथमिकता थी वहाँ पे। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी, वन एंड ओनली पार्टी थी विच इज कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा कोई अपोजिशन, कोई पार्टी थी ही नहीं वहाँ पे। सिंगल रूल था वहाँ पे, अपोजिशन वॉज नॉट अलाउड, अपोजिशन अलाउड नहीं था वहाँ पे। इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ठीक, तो ये कुछ जो फीचर थे ये 15 कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते थे। सारी कंट्रीज़ जो 15 कंट्रीज़ जो यूएसएसआर के अलायंस थे उनको फॉलो करने पड़ते थे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, वेस्टर्न अलायंस यूएसए को बोला जाता है, ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर को बोला जाता है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा।
जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, तो मैं साथ में लेते चल रहा हूँ। अच्छा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। तो बाईपोलर क्या होता है? बाईपोलर ये 1945 टू 1991 तक रहा। इसमें दो कंट्रीज़ की डोमिनेंस थी, ठीक, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। और यूनिपोलर क्या था? आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर कोल्ड वार 1991 के बाद इसमें यूएसए की सिर्फ डोमिनेंस थी, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे आता है यहाँ पे द बर्लिन वॉल। तो पहले एक पॉइंट मैं डालना भूल गया कि जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उसके नाम पे पड़ा था। और ये 150 किलोमीटर, और ये 150 किलोमीटर बड़ी वॉल है। तो ये वॉल ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करती है, मीन्स अलग करती है। लेकिन 9 नवंबर 1989 को लोगों ने इसे तोड़ दिया, और यही इंसिडेंट बिगिनिंग माना जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। तो इसमें आपको आगे बताएंगे जो रीजन था इनके डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर के, उसमें क्या था कि जो ईस्ट के लोग थे, वो लोग जान गए थे कि वेस्ट के लोगों को हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमसे ज़्यादा उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमसे ज़्यादा है। तो इस गुस्से में उन्होंने इस वॉल को तोड़ दिया था। तो ये एक डिसइंटीग्रेशन का बिगनिंग माना जाता है। अब आते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। ये एमसीक्यू में दे दिया जाता है आपको सीधा, जो ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी में है इसको ऊपर नीचे करके दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे इसको क्रोनोलॉजी में सेट करिए। तो आप जान लो, पहले इकोनॉमी एंड पॉलिटी आएगा यूएसएसआर का, इन्हीं दोनों के कारण। फिर रीजन आता है डिसइंटीग्रेशन का। जब रीजन आएगा तो उसका प्रोसेस क्या रहा डिसइंटीग्रेशन का, और जब प्रोसेस आया तो उसका आउटकम क्या निकला। ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी को। आगे चलते हैं, यूएसएसआर का जो इकोनॉमी पहले पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेट ओनरशिप था, डोमिनेंट एंड लैंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था। रिसोर्स बेस्ड तो था ही भाई यूएसएसआर। हैज़ वास्ट एनर्जी रिसोर्स सच एज ऑयल, आयरन, स्टील। इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क अलॉन्ग विद अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कनेक्ट्स द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी था इनका। हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो भी चीज़ें बनती थी ये खुद बनाते थे, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेते थे। चाहे जो भी चीज़ इनकी नीड हो वो चीज़ बनती थी इनकी यूएसएसआर में, खुद बनाता था यूएसएसआर। दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार। ठीक, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता था बेसिक नेसेसिटी, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, और सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं। सोवियत स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर आल सिटीजन्स एंड गवर्नेंस एंड देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं था। ये रहा इकोनॉमी था यूएसएसआर का। अब आगे चलते हैं, पॉलिटी ऑफ यूएसएसआर मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था यूएसएसआर का। तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, अथॉरिटेरियन नेचर था। इसके अलावा वन पार्टी सिस्टम यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहीं पे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस था जो कि था कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा कोई पार्टी थी ही नहीं। और इसके मिलिट्री अलायंस का नाम था वार्सो पैक्ट, जो 1995 में फॉर्मुलेट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार्सो पैक्ट कब फॉर्मुलेट हुआ था, तो याद रखिएगा डेट 1955 में। अगर 1995 मेरे मुंह से निकल गया हो तो सॉरी इसके लिए, लेकिन जो वार्सो पैक्ट है फॉर्मुलेट 1955 में हुआ था। ठीक, अब रीजन जानते हैं। तो इसका रीजन क्या था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का? इंटरनल वीकनेसेस, अंदरूनी जो क्या कहते हैं उसे कमजोरी सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमी का थम जाना, डिप्लेशन एंड एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करना बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, और डिस्पार्टीज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, वही बर्लिन वॉल वाला जो दिक्कत था वही इसमें लेते हैं। फॉल्ट्स इन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी गड़बड़ी हुई थी? गोरबाचेव रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग वेरियस रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो आते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंटरनल वीकनेसेस पे। तो इन रियलिटी रसिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज फेल्ट निगलेक्टेड एंड सप्रेस्ड। तो सच्चाई ये थी कि रसिया सब कुछ डोमिनेट कर चुका था, सब कुछ खो चुका था। जो रसिया ने सब कुछ हथियार लिया था, और जो अदर कंट्रीज थे, जो 15 कंट्रीज थे जिन्होंने रसिया को ज्वाइन किया था अलायंस ग्रुप में, वो लोग उनको लगा था कि हमको निगलेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ रसिया के हाथ में ही सब कुछ है। एंड द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू फुलफिल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। गवर्नमेंट लोगों की इच्छाएं, नीड्स पूरी नहीं कर पा रही थी, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए थे उनको नहीं दे पा रही थी। तो ये कारण थे इंटरनल वीकनेसेस के। सेकेंड पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
तो वह इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इज 1979 वीकेंड द सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो एमसीक्यूज़ आपको सब बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें एमसीक्यूज़ खोजो, ऐसा कुछ नहीं होता है, यही सब पॉइंट्स होते हैं। आप अंडरलाइन करते जाइए, ध्यान रखिए कि अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि एमसीक्यूज़ के लिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। तो सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी बहुत बड़ा कारण था इसके इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का। लेड टू शॉर्टेज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स हो गए, इसी कारण से अफगानिस्तान के इन्वेशन के कारण से जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज हो गई, फूड इंपोर्ट बढ़ गए, बाहर से फूड मंगाना बहुत ज़्यादा चालू हो गया। तो सोवियत इकोनॉमी वॉज फ्लैटर्ड इन द लेट 1970 एंड बिकम स्टैग्नेंट। और इसी कारण से जो सोवियत की जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई 1970s में और थम गई। थर्ड पॉइंट आते हैं डिप्लेशन एंड एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यूएसएसआर यूज़ करता था सबसे ज़्यादा रिसोर्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करने में, तो ये एक्सप्लॉयट करता था इस तरीके से। डेवलपमेंट करता था स्टेटाइट स्टेट्स का, तो स्टेलाइट स्टेट्स का डेवलपमेंट करता था। और फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट, डिस्पार्टीज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। तो जब ईस्ट के सिटीजन्स ने जाना कि इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द वेस्ट, ठीक है, तो मैं बताया था आपको बर्लिन वॉल का जो प्रॉब्लम था यही था कि जब ईस्ट वालों ने जाना कि इकोनॉमिक एडवांटेज जो ज़्यादा मिल रहा है वेस्ट वालों को, इन रियलिटी यूएसएसआर बैकवर्डनेस आ चुका है उसके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक में, तो वो बहुत साइकोलॉजिकल शॉक प्रूफ रहा ईस्ट वालों के लिए, तो ये भी था डिसइंटीग्रेशन का रीज़न। फिफ्थ आते हैं फॉल्स इन इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। सोवियत का टाइट कंट्रोल था सभी इंस्टीट्यूशन पे, जो कि अनकाउंटेबल था, क्योंकि भाई वहाँ वन पार्टी सिस्टम चलती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी था नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी कौन अडॉप्ट किया था? यूएसए। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड यूएसएसआर ज्वाइन किया था कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ध्यान रखिएगा। फिर करप्शन, पार्टी के लोग को ज़्यादा प्रिविलेज पाते थे ऑर्डिनरी सिटीजन मुकाबले। भाई ये तो अभी भी है कि जो पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा उनको अदब दिया जाता है, ज़्यादा उनको सम्मान दिया जाता है, और ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा महत्व मिलता है। गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू करेक्ट मिस्टेक एंड स्टार्ट लूजिंग पॉपुलर बैकिंग। गवर्नमेंट जो थी वो जो उन्होंने गलतियाँ की थी उसको सही करने के बजाय आगे बढ़ती चली गई और गलतियाँ होती चली गई, तो ये भी एक कारण रहा। और गोरबाचेव रिफॉर्म, तो चलते हैं गोरबाचेव रिफॉर्म भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे मिखाइल गोरबाचेव रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिफॉर्म है ये पढ़ेंगे। तो 1985 में मिखाइल गोरबाचेव बनते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और वो सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहते थे। ही इनिशिएट द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में रिफॉर्म लाना चाहते थे, डेमोक्रेटाइजेशन भी करना चाहते थे। तो रिफॉर्म सजेस्टेड बाय गोरबाचेव कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस, खुलापन में सबको हक हो बोलने का, जो फंडामेंटल राइट्स है सबको मिले। और प्रिस्टोरी का रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से रीस्ट्रक्चर करेंगे अपने सिस्टम को हम। द रिफॉर्म वॉज अपोज बाय द लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जितने भी लीडर थे उन्होंने अपोज किया, क्योंकि उनकी जो डोमिनेंस थे वो खत्म हो जाती। तो यहाँ से होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सोवर्जिनिटी। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सोवर्जिनिटी with various republic proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of USSR। तो ये सबसे बड़ा कारण था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे रीज़न होता है ख़त्म। अब चलते हैं उसके जो प्रोसेस, तो हम प्रोसेस देख लेंगे, प्रोसेस के बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, फिर होगा चैप्टर ख़त्म आपका। प्रोसेस क्या रहा डिसइंटीग्रेशन का? तो 1991 में कूप मतलब समझ लीजिए चक्रव्यूह, एक चक्रव्यूह ऑर्गेनाइज किया गया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा। और बोरिस एल्स्टीन, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हुए, अब इस चक्रव्यूह का अपोज कर रहे थे इन्होंने। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत हैड बीन बैन, और इसी कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी उसे बैन कर दिया गया एक कूप बनाने के लिए। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, वांट रिमेन्स विद इन द सोवियत फेडरेशन। In December 1991, under the leadership of Boris Elstsin, Russia, Ukraine, Belarus declared that the Soviet Union was disbanded। फिर जाके 1991 में दिसंबर में फिर बोरिस एल्स्टीन की लीडरशिप में इन सबको फिर से डिसबैंड कर दिया गया। तो यही था प्रोसेस, इसका आप नोट कर सकते हैं। एंड फिर चलते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले,
तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, CIS का फॉर्मेशन हो गया कि आपके ऊपर है भाई, अगर इस USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अगर आप चाहो तो अलायंस रह सकते हो USSR की, या तो आप निकल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रसिया जो था वो सक्सेसर बना किसका, USSR का। एक्सेप्ट ऑल द ट्रिटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन, उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया रसिया ने। एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और USSR का सक्सेसर बनने के बाद रसिया ने UN काउंसिल में भी अपना सीट फिक्स किया। रसिया took over the only nuclear state of the post-Soviet source and carried out some nuclear disarmament with us। तो रसिया एक ऐसा था जो कुछ न्यूक्लियर उसके पास पावर थी, बाकी जितने भी अलायंस उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो होगा दोस्तों, थैंक यू। यहीं पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। एंड जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कमेंट करते हो, अच्छा रिस्पांस रहता है, तो आगे ऐसा चलता रहेगा। हर सब्जेक्ट की वीडियोस आती रहेंगी। 15 to 16 मिनट में सारे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। एंड कमेंट में बताओ भाई चैप्टर कैसा लगा। जो नोट्स है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से लिखो, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।